हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो चुकी है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट का शुक्रिया। तो मैं आपके लिए और भी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ लाता रहूँगा। बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। मेरा नाम हर्षित है। मैं नेपाल के काठमांडू से हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे और मेरे दो दोस्तों के साथ घटी थी, जिसको याद करके हम तीनों आज भी डर जाते हैं और उस जगह जाने से आज भी डरते हैं। बात आज से करीब 6-7 साल पहले की है। मैं और मेरे दोस्त अजय और अंशु ने बाहर घूमने और कैंपिंग करने का प्लान बनाया। फाइनली हम तीनों ने देवघाट जाने का फैसला किया। आप सभी को बता दूं, देवघाट जगह बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर पहाड़, नदी, झील और मंदिर हैं और वो जगह हिंदू धर्म के लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है और दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। और एक बात, देवघाट शमशान की भूमि है। यहाँ हर दिन 20 से ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। मैं, अजय और अंशु, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तीनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते रहे हैं। और कॉलेज में भी हम तीनों का ग्रुप हुआ करता था, लेकिन हम तीनों में अंशु बहुत ही मजाकिया टाइप का है और कई बार मुझे और अजय को उसका मजाक पसंद नहीं आता है। वो कभी भी सीरियस नहीं रहता है और हर बात को मजाक में ही लेता है। खैर, हम तीनों देवघाट घूमने के लिए पहुंच चुके थे। देवघाट पहुंचकर सबसे पहले हम तीनों मंदिर गए। उसके बाद देवघाट के आसपास की जगह घूमी। हम तीनों 2 दिन का प्लान करके आए थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा बाकी की जगह अगले दिन घूमकर शाम तक घर के लिए निकल लेंगे। पहले दिन घूम फिर के हम लोग काफ़ी थक चुके थे और अंशु से तो चला भी नहीं जा रहा था। वो शाम होते ही कहने लगा कि जल्दी से टेंट लगाओ चलकर, मुझे आराम करना है। खैर, थकावट का एहसास तो हम तीनों को हो रहा था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और हमारे पास भारी भरकम बैग और ज़रूरत का सामान भी था। हम तीनों ने डिसाइड किया एक झील के किनारे चट्टान के पास टेंट लगाएंगे और कुछ ही देर में हम तीनों उस जगह पहुंच गए और शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था, इसलिए जल्दी से पहुंचकर हम तीनों ने वहां पर टेंट लगा लिया। बाहर के शोर शराबे से दूर उस जगह पर हम तीनों को काफ़ी सुकून मिल रहा था। हमारे टेंट के पीछे एक जंगल भी था, लेकिन बहुत घना नहीं था और जंगली जानवरों का कोई खतरा नहीं था। हमारा टेंट सही जगह पर लगा था। टेंट लगाने के बाद हम तीनों मिलकर खाने का इंतज़ाम करने लगे और हम तीनों अपने साथ कुछ शराब की बोतलें भी लाए थे, जो कि टेंट में बैठकर हम तीनों ने शराब भी पी और हल्का हल्का हमें नशा भी चढ़ चुका था। और कुछ देर बाद हम लोगों ने खाना खाया और टेंट के ही अंदर लेट गए और अंदर लेटकर आज के पूरे दिन के बारे में डिस्कशन करने लगे और कल के दिन हमें कहाँ घूमना है इस बात पर चर्चा कर रहे थे। बातें करते करते करीब रात के 11 बज चुके थे। अब हम तीनों को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे। मैंने अंशु से कहा कि वो अपना फ़ोन रख दे और सो जा। अंशु किसी से चैट कर रहा था, शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर कुछ देर बाद अचानक से उसको कॉल आ गया। वो कॉल उसकी गर्लफ्रेंड का था। अब वो टेंट के अंदर बात नहीं कर सकता था, इसलिए वो टेंट के बाहर चला गया। मैंने अंशु से कहा कि जो बात है वो सुबह कर लेना। अंशु ने कहा बस मैं अभी आ रहा हूँ। तब तक मेरे साइड में अजय सो चुका था। मैंने अंशु से कहा ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। और मुझे काफ़ी जोरों की नींद आ रही थी। मुझे नहीं पता कि अंशु कहाँ तक चला गया था। अचानक से आधी रात में मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि टेंट के अंदर अंशु अभी भी नहीं था। मुझे अंशु पर गुस्सा आया। मैंने तुरंत उसको कॉल किया, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। मैं टेंट के अंदर उठकर बैठ गया और अजय को जगाने लगा। अजय भी कुछ ही देर में उठ गया। मैंने अजय से कहा कि यार अंशु अभी भी टेंट में नहीं आया है। वो तो फ़ोन पर बात करते हुए 11 बजे ही गया था और अब रात के 2 बज चुके हैं। ये कितना फ़ोन पर बात करेगा। अजय भी कहने लगा कि इसको हम बेकार में ही लेकर आ गए। हम दोनों ने उसे कई बार कॉल की, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। 4-5 बार कॉल करने के बाद जब उसने नहीं उठाया तो हम दोनों थोड़ा परेशान होने लगे। फिर हम दोनों ने टॉर्च ली और बाहर गए। टॉर्च लेकर बाहर चट्टान के पास देखा तो चट्टान के आसपास वो कहीं नहीं था। झील के आसपास भी देखा तो वो कहीं नहीं दिख रहा था। अब हम दोनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मेरे और अजय के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि अंशु को क्या हुआ, वो कहाँ है, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया।
कहीं वो झील में तो नहीं गिर गया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब अंशु हमें नहीं मिला, फिर हमने सोचा कि टेंट के पीछे देखा जाए, हो सकता है वो जंगल की तरफ चला गया हो। फिर हम टेंट के पीछे अंदर जंगल की तरफ जाने लगे। अब जाते हुए हम लोग को डर भी लग रहा था और अजय उसको लगातार कॉल किया जा रहा था। तभी थोड़ी दूरी पर पहुंचकर मुझे फ़ोन के वाइब्रेट होने की आवाज़ आ रही थी। फिर जल्दी ही हम उस आवाज़ तक पहुंच गए। अंशु के फ़ोन के वाइब्रेट की आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहाँ पर हमने पहुंचकर देखा तो उसका फ़ोन एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन अंशु का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी अजीब सी आवाज़ हंसने की आई। मेरी नज़र ऊपर गई तो मैंने ऊपर देखा कि पीपल की एक डाल पर अंशु बैठा हुआ है। मैंने गुस्से में बोला, अंशु अब बहुत हुआ, चल अब नीचे उतर, हमें ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तूने अपना फ़ोन नीचे क्यों डाला है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? अंशु ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अजय ने ध्यान दिया, उसकी आंखों की पुतलियाँ एकदम सफ़ेद हो गई हैं। मतलब कोई इंसान इस तरह अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। उसकी आंखें बहुत डरावनी हो गई थी, चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था उसका। मैंने एक बार फिर से कहा, अंशु चल अब नीचे उतरा। हम अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि अंशु को आखिर हुआ क्या है। हम लोगों को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे हमें कुछ अजीब लग रहा था। मैंने अंशु से पूछा कि तू आखिर चाहता क्या है, चल नीचे उतारा। तब उसने पहला रिएक्शन दिया। उसने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो आवाज़ अंशु की आवाज़ बिल्कुल नहीं लग रही थी, जैसे दो आवाज़ें मिली जुली हों, ऐसी आवाज़ आ रही थी। अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था, ये कोई ऊपरी चक्कर है। अंशु के ऊपर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है, इसीलिए अंशु ऐसी बातें कर रहा है और इसीलिए वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। मैं और अजय उस पीपल के पेड़ के नीचे डरते हुए थर थर काँप रहे थे। हम दोनों को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग अब क्या करें, अब अंशु को कैसे नीचे उतारें। हम दोनों ने फैसला किया, अब इस पेड़ पर मैं और अजय एक साथ चढ़ेंगे। वो पीपल का पेड़ बहुत मोटा नहीं था, इसलिए मैं और अजय जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ गए। अंशु बहुत दूर नहीं था। जैसे मैं और अजय उस पेड़ पर चढ़ गए, अंशु अब वो गुर्राने लगा। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा हम दोनों को अब अजीब तरह से देख रहा था और गुर्रा रहा था। साथ ही साथ मुझे ये भी डर लग रहा था कहीं अंशु मुझ पर हमला न कर दे, और यही डर अजय को भी लग रहा था। फिर हम दोनों ने भगवान का नाम लिया, हमको अंशु को नीचे उतारना ही था। फिर एक ही बार में मैं और अजय उस पर झपट पड़े और उसके दोनों हाथ हमने पकड़ लिए। अंशु पूरी ताकत लगाकर छुड़ाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन हम दोनों ने उसको कस के जकड़ लिया और कुछ ही देर में अंशु अपने आप बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। ये देखकर हम दोनों और ज़्यादा डर गए। फिर किसी तरह अंशु को हमने नीचे उतारा। अंशु अब बेहोश था। फिर अंशु को कैंप में लेकर आए। अंशु को जैसे ही होश आया, अंशु गुर्राने लगा। हम लोग समझ चुके थे कि अंशु के ऊपर भूत प्रेत का ही साया है। अंशु के हम दोनों ने हाथ बांध दिए और रात के 3 बज चुके थे। हम दोनों के सामने अंशु बैठा गुर्रा रहा था। हम लोगों को बहुत डर लग रहा था, साथ ही साथ बहुत अजीब लग रहा था। अच्छा वाला अंशु अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। हमने अंशु के घर में फ़ोन किया। सुबह 6 बजे तक अंशु के माता पिता देवघाट आ चुके थे। जब वो कैंप में आए तो अंशु की हालत देखकर वो लोग भी परेशान हो गए, वो लोग भी डर गए। जल्दी ही अंशु के माता पिता और हम लोगों ने उसे वहीं पास में एक मंदिर में लेकर गए। मंदिर के बाबा ने देखा तो उन्होंने बताया, इसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस का साया है, वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। उस बाबा ने कहा, तुम लोग इसे पशुपतिनाथ मंदिर लेकर जाओ। पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा सा शमशान घाट है, वहाँ पर तुमको एक अघोरी साधु मिलेंगे, वही कुछ कर सकते हैं। हम लोग आनन फानन में पशुपतिनाथ मंदिर पहुँचे और बाबा की बताई हुई जगह पर हम लोग पहुँच चुके थे। वो अघोरी साधु किसी तपस्या में लीन थे। हमने वहाँ पहुँचकर बाबा से कहा कि बाबा हमें सहायता चाहिए। अंशु की मम्मी ने कहा कि हमारे बच्चे को बचा लीजिए। अंशु की मम्मी उस अघोरी बाबा के सामने रोने लगी। उस अघोरी साधु ने अपनी आंखें खोलकर जैसे ही अंशु की तरफ देखा, अंशु को देखते ही उन्हें सब कुछ पता हो गया था। हम लोगों के बताने से पहले ही अघोरी साधु ने कहा, इस लड़के ने एक ब्रह्म राक्षस के ऊपर पेशाब किया है, अब ये इस लड़के को कभी नहीं छोड़ेगा और ये
इसको मारकर अपने साथ लेकर जाना चाहता है। थोड़ी देर में अंशु को भी होश आ चुका था। अब अंशु फिर से गुर्राने लगा। हम लोगों ने बाबा से बहुत विनती की। अंशु की मम्मी रोए जा रही थी और उनके पैरों में गिर पड़ी। अब जाके अघोरी ने कहा कि उन्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा, तभी अंशु की जान बच सकती है। अघोरी बाबा ने कुछ घंटों बाद यज्ञ शुरू किया। यज्ञ के पास एक दायरा बना दिया, उसमें अंशु को बिठा दिया। हम लोग अंशु को पकड़कर बैठे हुए थे। अंशु अभी भी अजीब सी हरकतें कर रहा था। अघोरी साधु ने यज्ञ शुरू कर दिया था। तभी उन्होंने पूछा कि क्या चाहता है तू, छोड़ दे इस लड़की को। अंशु के अंदर जो राक्षस था उसने कहा कि इसने मेरे ऊपर पेशाब किया है, इसको मारकर मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर साधु ने कहा कि इस लड़के से धोखे से गलती हो गई है, इसको माफ़ कर दे और चला जा। फिर भी वो नहीं माना। बाबा लगातार मंत्रों को पढ़ रहे थे। कुछ देर बाद अंशु ऐठने लगा। उसके गर्दन में एक ऐठन सी हो रही थी और शरीर अजीब तरह से अकड़ रहा था। साधु ने कहा कि इसको पकड़ कर रखो। करीब 2 घंटे तक चले इस यज्ञ के बाद अंशु के अंदर जो राक्षस था वो उसे छोड़ने को तैयार हो गया। बाबा ने उसे कहा कि छोड़ दे इसे, तो उसके अंदर जो राक्षस था उसने कहा कि ये रात में वहीं जाकर माफ़ी मांग ले। एक जिंदा मुर्गा और शराब अगर रखा है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। साधु ने कहा ठीक है, तू जो चाहेगा वही होगा। अंशु के अंदर जो राक्षस था अब अंशु को उसने छोड़ दिया था। अंशु अब बेहोश हो चुका था और कुछ देर बाद जब अंशु को होश आया तो उसको पता ही नहीं था कि वो यहाँ कैसे आ गया। अब अंशु पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फिर साधु की बताई हुई बात पर मैं, अंशु और अजय तीनों उसी जगह पर गए। फिर अंशु से जो कुछ भी कहा गया था उसने वही किया और अंशु उसी पीपल के पास जाकर माफ़ी मांग ली। उस बाबा ने अंशु को तावीज़ दिया था, जो कि वो तावीज़ अंशु ने आज भी पहन रखा है। अंशु अब बिल्कुल भी मजाकिया हरकतें नहीं करता है और हर बात को सीरियसली लेता है। आज हम तीनों की शादी हो चुकी है। हम तीनों घूमने जाते हैं, लेकिन देवघाट भूल कर कभी नहीं गए। मेरा नाम अभिषेक है, मैं यूपी से हूँ। मैं अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको अपने साथ 2015 में घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसको याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस घटना के बाद मुझे भी भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास हो गया था। 2015 की ही बात है। मैं अपने पापा के साथ खेत गया हुआ था। हमारे खेत में पिपरमिंट लगी हुई थी। जो लोग गांव के हैं वो जानते होंगे कि पिपरमिंट का तेल निकाला जाता है। तो उस समय हमारे यहाँ पिपरमिंट की सिंचाई चल रही थी। सिंचाई रात में इसलिए हो रही थी क्योंकि मई जून की गर्मी में बहुत तेज़ धूप होती है, तो दोपहर को सिंचाई करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए रात को मेरे पापा सिंचाई कर रहे थे और उनकी मदद के लिए मैं भी खेत में आया था। हमारा खेत काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, तो एक छोर पर पापा को रहना होता था तो एक छोर पर मुझे रहना होता था। जहाँ ट्यूबवेल चल रहा था वहाँ पर मेरे पापा थे और दूसरा जो छोर था वहाँ पर मुझे भेज दिया था, क्योंकि पानी वहाँ तक पहुँच रहा था तो मुझे देखना होता था कि कहीं पानी कटा है या नहीं। तो सिंचाई करते हुए रात के करीब 10 बज चुके थे। मुझे थोड़ा भूख भी लग गई थी। हमारे खेत से गांव ज़्यादा दूर नहीं था। रात को 10 बजे पापा ने ट्यूबवेल को बंद किया और मुझसे कहा कि तुम घर चले जाओ, खाना खा लो और मेरे लिए भी ले आना। लेकिन मैंने पापा से कहा कि पापा आप ही चले जाओ, मैं यहीं खेत में रुक जाऊंगा। मैंने उनसे इसलिए कहा कि मैं थोड़ी देर अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर यही खेत में बात कर लूँगा। तो पापा थोड़ी देर बाद घर के लिए चले गए और रात के 11 बज चुके थे। मैं फ़ोन पर बात कर ही रहा था। खेत की जो मेड़ थी उस पर टहलते हुए मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन मैं बात करते हुए इतना ज़्यादा खो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं कहाँ गया हूँ। मैंने टहलते टहलते देखा कि मैं एक शमशान घाट के पास आ गया हूँ, जो कि मेरे खेत से थोड़ी ही दूर पर थी। मैं फ़ोन पर बात कर रहा था और फ़ोन कटा नहीं था। तभी दूसरे कान में अचानक से एक आवाज़ पड़ी, जैसे किसी ने बहुत धीमे से अभिषेक कहा हो। मैंने इतना सुनते ही अपने फ़ोन को कान से नीचे हटा लिया और उस आवाज़ को सुनने लगा। ये सब सुनकर और मेरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं तुरंत वहाँ से निकलने लगा।
मैं जब वहाँ से निकल रहा था मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हंस रहा हो। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मैं अपने खेत के पास पहुँचा। पीछे मुड़कर देखा, सफ़ेद साड़ी में एक औरत वो धीरे धीरे करके मेरी तरफ आ रही है। मैं सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और भगवान का नाम लेने लगा। मैं समझ गया था ये कोई प्रेत आत्मा है और ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। कुछ ही सेकंड में वो एकदम मेरे पास आ गई। उसका चेहरा, मैंने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा एकदम जला हुआ था। चेहरे से एकदम मांस लटक रहा था। उसकी आंखें थी ही नहीं, जैसे कि उसमें सिर्फ 2 गड्ढे थे। लंबे लंबे से बाल और शरीर के अंदर एक ढांचा था। ये सब देखकर मैं अपने होश खो बैठा और वहीं बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो देखा मेरे पापा मेरे साथ बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ पानी की छिट्टियाँ मारी, जिससे कि मैं होश में आ पाया। पापा ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया था? तुम बेहोश कैसे हो गए थे? फिर पापा को मैंने पूरी बात बताई। मुझे बहुत तेज़ बुखार आ चुका था। फिर पापा के साथ साइकिल पर मैं घर आया और घर आकर मैं सो गया, लेकिन फिर भी मेरा बुखार कम नहीं हुआ था। फिर रात को ही मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए। मंदिर में एक बाबा बैठते थे, तो उन बाबा को मैंने अपनी पूरी बात बताई। बाबा ने कहा कि रात में तुमको ऐसे शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए था, और अगर ऐसी जगह पर गए हो तो तुम्हें शांत रहना चाहिए था। तुम वहाँ पर फ़ोन पे बात कर रहे थे, जिस वजह से वो बुरी शक्तियाँ तुम्हारे पीछे आ गईं। लेकिन तुमने अपने गले में काली माँ का लॉकेट पहन रखा था और तुम्हारे हाथ में कलावा बंधा हुआ था और माथे पर तुम्हारे तिलक लगा था, जिस वजह से वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि तुम एक धार्मिक लड़के हो। इस वजह से तुम बच गए। लेकिन आगे से हमेशा ध्यान रखना। फिर उस घटना के बाद मैं कभी रात में अकेले खेत में नहीं गया। आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो सोचने लगता हूँ, अगर मैंने उस रात फ़ोन पर बात ना किया होता तो शायद कुछ नहीं होता।